तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक कह सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट के साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है टू द शेयर होल्डर, जिससे कि एक वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाए, जिससे एक वैल्यू क्रिएशन बन सके उनके बीच में, तब जाके उनको वैल्यू क्रिएट करने के लिए दी जाएगी, राइट। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है शेयर होल्डर को। जब अपन एनुअल रिपोर्ट के साथ में 5 कंपोनेंट देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके साथ में हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में होती है, जिसके ऊपर 6 कैपिटल्स के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। वो 6 कैपिटल अपन को पता होने चाहिए। और वैल्यू क्रिएशन क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपन को यदि प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है या अपन उसको कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू क्रिएशन ही इंपॉर्टेंस होता है एवरीवन का। एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में कंपनी का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, हम सोशल वर्क कितना बढ़िया कर रहे हैं, हमारे पास कैपिटल्स जो यूटिलाइजेशन है उसका हम किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करके उनको दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा अपन को देखना जरूरी हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट होता क्या है? क्या इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जैसे होता है? तो आंसर इज नो। इम्पेयरमेंट एक अलग चीज है और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक अलग चीज है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है किसी एसेट्स को ओवर द पीरियड के ऊपर हम जब यूटिलाइज करेंगे और उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है, उस डिक्रीज वाली वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिससे उनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसी ईयर में उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो होता है डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू डाउन हो रही है। और जब डेप्रिसिएशन हम इनकम स्टेटमेंट में उसे एज ए डेबिट दिखाते हैं, या अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उसके लिए हम अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। लेकिन इम्पेयरमेंट होता क्या है? सपोज करिए आपने कोई एक एसेट्स खरीदी, आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो 50,000 रुपये का है, ठीक है। उस 50,000 को आपने 2 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन लगा दिया, वो लगभग आपको 10 ईयर तक वो फ़ोन चलेगा आपका। तो 2 ईयर तक आपने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाया, और 10 ईयर्स तक का मतलब हो गया एवरी एवरी ईयर आपका 5,000 डेप्रिसिएशन। तो 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन इज 10,000। तो आपका कैरिंग वैल्यू कितना आ गया? 50,000 आपकी कॉस्ट थी, 10,000 आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 2 ईयर्स का, तो आपका कैरिंग वैल्यू निकल के आ गया 40,000। ये 40,000 कह रहा है कि आज की डेट में मार्केट में आप इसको बेचने जा रहे हो, या इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, वो यदि 40,000 से ज़्यादा है, वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू दिखा रखी है, और कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है कि आज के डेट पे हमारी उस एसेट्स की वैल्यू 40,000 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो वो फ़ोन आउटडेटेड हो गया, या हम कह सकते हैं आजकल नई नई टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन आ गए, तो सर उसका आज मार्केट में मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 40,000 नहीं मिलेंगे। और जब 40,000 नहीं मिलते हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है फिर। तो अब सपोज अगर आप मार्केट में गए, 40,000 आपका कैरिंग वैल्यू आ गया, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया, बट मार्केट में जाने के बाद आप इसकी वैल्यू चेक कर रहे हो, आप बेचने का इंटेंशन नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हो कि ये कितने में बिक सकता है, या इससे कितना मुझे बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में। तो आपने किसी को पूछा तो उसने बताया कि इस फ़ोन की प्राइस मैक्स टू मैक्स 35,000 है। आप वापस जैसे ही अपने अकाउंटेंट के पास आके बोलते हो कि इसका कैरिंग वैल्यू कितना है, तो वो कहेगा 40,000 इसका कैरिंग वैल्यू है। बट क्या कैरिंग वैल्यू और आपका फेयर मार्केट वैल्यू सेम है? या इससे इतना जो आप फ्यूचर में 40,000 से ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूम कर पाओगे? तो आंसर इज नो सर, 35,000 तक ही मैक्स टू मैक्स कंज्यूम कर पाएंगे या बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये 5,000 का क्या है फिर? क्या डेप्रिसिएशन है? तो आपका आंसर होगा नो, डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपन जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ऐसे तो वैसे हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं एवरी ईयर, एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा आपका आया है उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। उसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। सर यदि मान लो मैं इस फोन को मार्केट में जाके दिखाऊं और कोई मुझे बोलते हैं इसका 45,000 है,
तो क्या मुझे फिर इम्पेयरमेंट गेन दिखाना पड़ेगा? हाँ देखो, एक्चुअल में देखें तो हमें कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हमारा यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, या अपन इसको कंज्यूम करेंगे इसका बेनिफिट्स को, तो 5000 हमारा इंक्रीमेंटली है। लेकिन गेन को हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, उसमें लिखा है कि जितने भी फ्यूचर में गेन होते हैं उसको आज अकाउंटिंग मत करिए, वेट कर लीजिए फ्यूचर में होने के लिए। लेकिन फ्यूचर में जो भी लॉस होने की चांसेस है उसको आज रिकॉर्ड कर दीजिए। इसीलिए हम अकाउंट रेशियोबल के बैड डेब्ट्स जो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस बनाते थे वो हो गए, या अपन कह सकते हैं जो इन्वेंट्री का इम्पेयरमेंट होता है वो हम कर रहे थे, तो वो सारे के सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, आज ही रिकॉर्ड कर देते हैं। टैक्स का पेमेंट करना है तो प्रोविजन आज ही बना दो, क्योंकि फ्यूचर में आप पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं उसकी अकाउंटिंग आज ही कर देते हैं। इसलिए इम्पेयरमेंट गेन की अकाउंटिंग नहीं होती है, इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग होती है। अब आता है दो एसेट्स, क्योंकि अपने पास दो तरीके की एसेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। जो इम्पेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है ये दो के ऊपर ही लगेगा, राइट। कि अपन कह सकते हैं जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हमारा अमोर्टाइजेशन आएगा। ये दोनों लगने के बाद हमारा जो एक्चुअल में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो इम्पेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो दो तरीके से हमारा इम्पेयरमेंट होता है, पहला आता है टेंजिबल एसेट्स का और दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स का तो पता चलता है कि सर कोई भी हम ऐसी आइटम या कोई भी ऐसी एसेट लेंगे जिसका यूजफुल लाइफ जो फिक्स होती है, क्योंकि टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट्स का मतलब कोई भी एसेट जिसका हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल सब्सटेंस होता है। अब हमें पता है कोई भी टेंजिबल एसेट है, सपोज करो आपने कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर लिया तो इसका 5 साल 10 साल या 15 साल जो भी यूजफुल लाइफ है वो फिक्स है, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स की यूजफुल लाइफ फिक्स होती है, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कोई भी आइटम लिया और वो कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में भी, उसकी लाइफ होती है। लेकिन जैसे इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में दो तरीके की लाइफ होती है। एक होती है फिनाइट लाइफ, जिसको हम बोल सकते हैं सर इसकी फिक्स लाइफ होती है, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, ये जितने भी आइटम आप लेते हो ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए फिक्स होते हैं, जिसको हम फिनाइट लाइफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कह सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, दैट इज कॉल्ड गुडविल। वो गुडविल हो सकती है कि गुडविल की कोई लाइफ नहीं है, वो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा चल सकती है, तो वो इनडिफिनाइट लाइफ होती है जिसकी कोई उम्र फिक्स नहीं होती। तो इंटेंजिबल एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स हो गई फिर, जिसकी लाइफ फिक्स है और जिसकी लाइफ कुछ अपन को पता नहीं है। टेंजिबल एसेट्स में पता है कि जिनकी लाइफ फिक्स होती है। देखो यहाँ पर हम इम्पेयरमेंट दोनों का साथ में कवर कर रहे हैं, और जो ये मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा जब आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं वहीं पे। आपको जो सीएमए की बुक में लिखा रखा है वहां से रीड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास जब इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एसेट्स होनी चाहिए, राइट। एसेट्स के बाद में आपके पास दो तरीके की एसेट्स आएगी। कौन कौन सी एसेट्स आएगी, एक तो आएगी टेंजिबल एसेट्स और एक आएगी इंटेंजिबल एसेट्स। एक आएगी टेंजिबल एसेट्स और एक आएगी इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और एक आएगी इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हम कह सकते हैं सर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं और यहाँ पर हम अमोर्टाइजेशन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अपने पास निकल के आएगी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर भी हम कहेंगे कैरिंग वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर द अमोर्टाइजेशन, राइट। टेंजिबल एसेट्स जो होगी उसका फिजिकल सब्सटेंस होगा, उसकी एक लाइफ फिक्स होगी, फिनाइट लाइफ होगी। इंटेंजिबल एसेट्स होती है ये दो तरीके की हो जाती है। ये कौन कौन से तरीके की होगी, ये दो तरीके की होती है। हम यहाँ पे बना देते हैं इसका इस तरीके से। सर एक तो होता है फिनाइट लाइफ, एक होता है इनडिफिनाइट लाइफ। फिनाइट लाइफ का मतलब होता है जिसकी लाइफ फिक्स हो और नॉट फिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या आप बोल सकते हो पेटेंट या एक्सेट्रा, जो भी आपके पास
फिक्स है कि ये कितने साल चलने वाला है। जिसकी इंडिफिनिट लाइफ होती है वो होता है गुडविल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं गुडविल हमारे लिए एक इनडेफिनेट लाइफ होती है जिसकी कोई फिक्स लाइफ नहीं होती। तो हम कहेंगे सर तीन तरीके का हमारे पास कंपैरिजन निकल के आ रहा है इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, राइट। तो अब इन तीनों का हम किस तरीके से इम्पेयरमेंट करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं इम्पेयरमेंट। अब इन तीन का हम किस तरीके से इम्पेयरमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी हमारे पास एसेट होती है, कोई भी हमारे पास एसेट्स होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट जब होती है तो उसका हम कंपैरिजन सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे देखोगे कि हमारे पास जो भी अनडिस्काउंटेड अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो को कंपेयर करोगे किसके साथ में, कंपेयर करोगे या लेस करोगे यहां पे अपनी कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू सर अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। पहले ये बताओ फ्यूचर कैश फ्लो होता क्या है। तो जैसे मैं बताया ना कि आपने कोई कंप्यूटर खरीदा या मोबाइल फोन खरीदा अभी, तो मोबाइल फोन खरीदा, इससे फ्यूचर में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा तो वो आपके एसेट्स कब बनेगी कि पास्ट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, करंट में आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए और फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए कि आप फोन से मान लो कि किसी को फोन करके पूछ लेते हो, पेमेंट के लिए बोल देते हो, तो आपका बेनिफिट ही हो रहा है वहां से। तो ये जो 40,000 का फोन है आपके पास जो अभी डेप्रिसिएशन लगने के बाद बचा है, ये 40,000 का फोन आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट दे सकता है। आप बोलोगे सर हर साल ये मुझे लगभग 10,000 का बेनिफिट देगा और ये 5 साल चलेगा, ठीक है, और 5 साल चलेगा। तो हम कहेंगे 10 साल इंटू 5 करेंगे 50,000। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है कि हर साल 10-10 हज़ार रुपए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज की डेट पे कितना मिलेगा, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट यहाँ अपन को अनडिस्काउंटेड लेके चलना। अनडिस्काउंटेड का मतलब हो गया आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है जब आप इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पे इतना देखना है कि आज की डेट पे मेरा कैरिंग वैल्यू इज 40,000 और फ्यूचर में वो मुझे 10,000 एवरी ईयर बेनिफिट देगा। तो 5 ईयर्स तक 50,000 बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 50,000 मुझे बेनिफिट मिलेगा, आने वाले साल में 50,000 का मुझे वो बेनिफिट देगा। कोई भी एसेट्स हो सकती है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा ये कि आपको उस एसेट से फ्यूचर में इतना बेनिफिट मिलेगा या आप इसको मार्केट में जाके इतने में बेच सकते हो। तो ये 50,000 आपका क्या हो गया, फ्यूचर कैश फ्लो हो गया। कैरिंग वैल्यू कितना है तो आप लेस करोगे यहाँ पे आपका कैरिंग वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के बाद 40,000 आया। आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने पास 10,000 रुपए कहेंगे पॉजिटिव में पड़ा है। यहाँ पे 10,000 हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव पड़ा है, राइट। 10,000 हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी जब आपको पता चल गया यहाँ पॉजिटिव है तो दैट इज कॉल्ड गेन। ये अपने लिए गेन हो गया। और सर गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सर फिर इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होगा, इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसको वापस हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं कहूँ उस फोन की वैल्यू जो आपके पास 40,000 आपका कैरिंग वैल्यू निकल के आ रहा है वो फ्यूचर में ओनली आपको 30,000 बेनिफिट दे। सिर्फ ओनली 30,000 बेनिफिट निकल के आएगा। 30,000 आपको फ्यूचर में दे रहा है एवरी ईयर, 3 साल या 4 साल के लिए जब भी आपका फोन वो चलेगा 30,000 आपको वो बेनिफिट देगा। बट आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी है अभी, 40,000। आप कहोगे कि आज की जो वैल्यू है 40,000 वो फ्यूचर में मुझे सिर्फ 30,000 का बेनिफिट देगी। 10,000 रुपये मुझे नुकसान हो जाएगा, 10,000 का मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये 10,000 का जो लॉस होगा दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। इसको क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस। इसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन इससे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं। आपको 10,000 डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर क्या करना है सर, तो पहला ये इसको बोलते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको देखना है कि आपका जो कोई भी एसेट जिसकी लाइफ फिक्स होती है जिसको हम बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट से आपको फ्यूचर में केस कितना मिल सकता है, वो भी कौन सा, अनडिस्काउंटेड। मतलब आपको कोई यहाँ डिस्काउंट वैल्यू नहीं करना है, डिस्काउंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेम जो वैल्यू आ रही है फ्यूचर में जितना मिलने वाला है उतने वैल्यू से ही कंपेयर करिए। फिर कैरिंग वैल्यू के साथ में उसको कंपेरिजन में लिए। 40,000 आपका कैरिंग वैल्यू है। यदि आपका ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, इफ योर वैल्यू इज हियर पॉजिटिव, दो तरीके का आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक तो हो गया पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पॉजिटिव 10,000 जब पॉजिटिव आता है, आपको यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट, यहाँ पे आपका कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगा, क्योंकि 10,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है और बेनिफिट की हम अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू जो निकल के आएगी उसका हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, यहीं पे आप छोड़ दो कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है। बट जब अपने पास 30,000 वाला केस चलता है कि फ्यूचर में अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो हमारे पास जो 30,000 आएंगे, उसमें से जब 40,000 हम लेस करेंगे तो आप बोलोगे 10,000 का नुकसान हो रहा है, और नुकसान को बोलेंगे हम नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इम्पेयरमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है। अभी आपको डिसाइड करना है कि इम्पेयरमेंट हो चुका है। लॉस कितना बुक करना है अभी वो नहीं देखना, लॉस आपको पता है कि 10,000 है, लेकिन अभी तक कैलकुलेशन कर रही है एग्जैक्टली अपन को बुक्स में कितना रिकॉर्ड करना है वो बाद में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि रियल में इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में कि कोई भी हमारे पास एसेट जिसकी लाइफ फिक्स होती है, टेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ फिक्स होती है, उसको सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट करने के लिए पहला स्टेप जो होगा वो होगा अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो के साथ में कंपेयर करेंगे अपनी कैरिंग वैल्यू, जो बैलेंस शीट में आज की डेट पे कैरिंग वैल्यू आ रखी है। आपने 2 साल पहले खरीदा है तो आप 2 साल तक उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करो अपनी कॉस्ट में से, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कैरिंग वैल्यू होगी। तो कैरिंग वैल्यू से जब हम लेस करेंगे तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आएगी, कौन कौन सी, पॉजिटिव एंड दूसरी नेगेटिव। जब पॉजिटिव आएगी तो बेनिफिट दिखेगा आपको कि पॉजिटिव आ रही है, बेनिफिट है, क्योंकि आपका अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो इज मोर देन कैरिंग वैल्यू। तो आप कहोगे सर फायदा ही तो है, कहाँ घाटा हो रहा है यहाँ पे हमको। और जब फायदा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट नहीं होगा। इम्पेयरमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आप बोलोगे वहाँ पे गेन हो रहा है, और गेन की हम अकाउंटिंग पहले नहीं करने वाले। तो कब करेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे नेगेटिव की वैल्यू की जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट हो रहा है। यहाँ पे कितने से हो रहा है, 10,000 बोलना नहीं है, आप 10,000 सिर्फ कंसिडर करना है, कितने से हो रहा है जो हम एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं वो अब निकालेंगे यहाँ पे। तो अब जब आपको पता चल जाता है कि नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, इंपेयरमेंट हो रहा है, तो ये अब दो तरीके से होगा। दो तरीके से कैसे, कि क्या वो एसेट्स आपकी जो एसेट्स है हेल्ड फॉर यूज, क्या वो एसेट्स आपकी हेल्ड फॉर यूज है, या क्या वो एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल। आप बोल सकते हो इसको डिस्पोजल, क्या वो आपकी एसेट डिस्पोजल के लिए है, यहाँ पे वापस लिख दो डिस्पोजल। ठीक है, दो तरीके की देखो, अपने पास कोई भी आपके पास जो भी एसेट्स है वो दो तरीके से, क्या कि आप उस एसेट्स को फ्यूचर में यूज करने वाले हो, राइट, या उस एसेट्स को बेचने वाले हो, या आप बेच चुके हो। दो ही तो होगा। कि सपोज करो मेरे पास जो फ़ोन है उसको मैं आने वाले यूजफुल लाइफ तक इसको यूज करूंगा, तो आप बोल सकते हो सर जो मैंने एसेट्स रख रखी है, जो मेरी कैरिंग वैल्यू आ रखी है बैलेंस शीट में, वो हेल्ड फॉर यूज के लिए आ रखी है। ठीक है, और यदि आपने प्लान कर लिया कि आने वाले 1 साल के अंदर मुझे इसको बेचना है, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये फ़ोन अब आउटडेटेड हो चुका है, मुझे अच्छा फ़ोन भी लेना है, राइट। आपको पता चल गया कि इम्पेयरमेंट हो रहा है, और इम्पेयरमेंट हो रहा है, और यदि आपने एसेट्स हेल्ड फॉर यूज कर रखा है, तब तो आप उसकी कैलकुलेशन अलग करोगे। यदि आपने वो एसेट्स बेचने का प्लान कर लिया है, या आप बेच चुके हो, डिस्पोज्ड कर चुके हो, तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी।
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इम्पेयरमेंट कर चुके हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट का जो लॉस है कितना बुक करना है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि कोई भी एसेट्स आपने हेल्ड फॉर यूज रख रखी है, कोई भी एसेट्स आपने हेल्ड फॉर यूज रख रखी है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपका जो एसेट्स का है वो फेयर वैल्यू, आपकी एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है। सर फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू का मतलब होता है आप मार्केट में जाके उसको कितने में बेच रहे हो, मार्केट में जाके कितने में बेच रहे हो, या आपके पास मार्केट में वैल्यू नहीं आ रही है और आपके पास सिर्फ कैश फ्लो है कि फ्यूचर में हमें हर साल इतना इतना बेनिफिट मिल सकता है, प्रिडिक्शन है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जिसको हम बोलते हैं पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर कैश फ्लो। क्या करना है कि जो आपका फ़ोन है उस फ़ोन को आपने पहले कैलकुलेट करा है यहाँ पे कि मेरा अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, कि हर वो फ़ोन है मुझे हर साल 10-10 हज़ार का बेनिफिट देगा। कितने साल देगा? तो 5 साल देगा। 5 साल देगा, 10 हज़ार का देगा, 50,000 होता है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आज, कैरिंग वैल्यू 40,000। 10 हज़ार का प्रॉफिट है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट होगा ही नहीं। वापस 10-10 हज़ार रुपये मुझे देगा, सिर्फ 4 साल के लिए देगा या 3 साल के लिए देगा। 3 साल बाद में वो मतलब कह सकते हैं कि खराब हो जाएगा फोन। तो 10-10 हज़ार रुपये 3 साल देगा, तो 30,000 का बेनिफिट होने वाला है। तो आपने यहाँ पे 30,000 बेनिफिट देख लिया। 30,000 देखने के बाद कंपेयर करोगे 40,000 के साथ में, क्योंकि आपकी एसेट्स की वैल्यू, कैरिंग वैल्यू कितनी है 40,000। तो यहाँ पे आपको 10,000 नेगेटिव आएगा, और जैसे नेगेटिव आ गया आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाओगे। इसको बोलते हैं हम स्टेप नंबर 2, कि स्टेप नंबर 2 में आपका नेगेटिव आ गया, तो फिर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। यदि वो एसेट्स, यदि वो फोन आप फ्यूचर में यूज करने के लिए रखते हो, चलो ठीक है यार जो भी चलता है अपने पास रखेंगे, बेचेंगे नहीं इसको। तो आप जब अपने पास रखते हो तो फिर आप क्या करो, उसको मार्केट में ले जाओ और पूछ लो कि यार इसका कितना पैसा मिल सकता है। वो बोलेगा 35,000 रुपये मिल सकते हैं, या आपको मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपने जो 10,000 हर साल का जो कैश फ्लो कैलकुलेट करा ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अपन ने कैलकुलेशन देखी है कि 10% हो तो अपन 1+1/1.10 इज इक्वल टू जो पहले साल का 0.909 वैल्यू आएगी, उसके साथ में हम कैलकुलेशन करते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, आज की वैल्यू आ जाएगी एक साल की, दूसरे साल की भी आज की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो वैल्यू आएगी उसको आप कंपेयर करो किसके साथ में, माइनस करो आप किसके साथ में, आपका कैरिंग वैल्यू के साथ में। जो वैल्यू आएगी वो आप कैरिंग वैल्यू के साथ में कंपेयर करो, और जितना वैल्यू आएगा उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, और ये आप अपनी अकाउंटिंग में बुक करोगे, ये आपकी अकाउंटिंग में बुक करोगे। जैसे ही बुक करोगे, जैसे ही बुक करोगे, पहला कंडीशन क्या होगा कि आपकी एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स वैल्यू राइट डाउन हो जाएगी। राइट डाउन का मतलब सपोज करो आपकी जो फेयर वैल्यू 35,000 रुपये आए थे और 40,000 रुपये आपका कैरिंग वैल्यू है, तो 5,000 रुपये जो आपको लॉस हुआ है वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट इनकम स्टेटमेंट में भेज दिया और क्रेडिट कर दिया आपका फ़ोन। तो आपका फ़ोन कितने पे वैल्यू हो गया, सिर्फ 35,000 रुपये। दूसरा, आपको यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करना है सर, हमें डेप्रिसिएशन आपको अब 35,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन ऑन न्यू कॉस्ट, आपको नई वाली कॉस्ट के ऊपर करना है, 35,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, रे जो अपने पास जो वैल्यू अपन ने 35,000 रुपये जो करी थी, कि ऑलरेडी वैल्यू डाउन हो चुकी है, यदि ये बढ़ता है, यदि फ्यूचर में जाके ये वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो इसका हम क्या वापस इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे रेट्रोशन आपको अलाउ नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन जिसको हम बोल सकते हैं रिस्टोरेशन नॉट परमिटेड, इसको बोलते हैं नॉट परमिटेड। ये आपको वापस परमिट नहीं करेगा। आपने 35,000 रुपये दिखा रखा है और यदि फ्यूचर में आपका वो 40,000 रुपये वापस हो जाता है फेयर मार्केट वैल्यू किसी की वजह से, तो आप ये वैल्यू 5,000 से वापस नहीं बढ़ाओगे। रेस्टोर आपने जो कह सकते हैं जो रिस्टोरेशन होती है वो वापस यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ये होता है ऐसी एसेट जिसका एक लाइफ फिक्स होता है, जिसको हम बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं, वो वाली एसेट्स यहाँ पे आ चुकी है।
यदि आपका हेल्ड फॉर डिस्पोजल डाल रखा है, आपने उसको बेच दिया है या बेचने का प्लान कर रहा है, तो आप इसकी जगह क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको भी हम फेयर वैल्यू के साथ में कैलकुलेट करेंगे। आप वापस जाओगे फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ आपका फ्यूचर नेट कैश फ्लो, फ्यूचर नेट कैश फ्लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसको कंपेयर करोगे किसके साथ में, कैरिंग वैल्यू, और ये भी आपका नेगेटिव आएगा जिसको हम बोल सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो सर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ नहीं है, अमाउंट फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशंस अलग हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशंस अलग हो जाएगी। यदि सपोज करो आपके पास जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है जिसको आपने डिस्पोज कर दिया या डिस्पोजल करने का सोच रहे हो, तो आप कहोगे सर कि एक तो एसेट जो जिसका इम्पेयरमेंट हो चुका है तो वो लॉस, अब इसको बेचना भी है या ख़त्म भी करना है। तो सर बेचना कोई इजी मामला तो है नहीं, मार्केट में जाएंगे तो बेचने के लिए कॉस्ट भी तो लगती है, या इसको हम मान लो जलाएंगे, कहीं फेंकेंगे, जो टॉक्सिक आइटम होते हैं उसको जलाना पड़ता है एज पर द गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो उसको जलाएंगे तो थोड़ा बहुत लेबर का खर्चा लग जाएगा, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा जो जिसको हम बोल सकते हैं डिस्पोजल कॉस्ट होगी। तो वो जो डिस्पोजल कॉस्ट होती है वो भी आप यहाँ पे डालोगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये दोनों आइटम मिला के ही आप अपना इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो। यहाँ पर ये डिफरेंस है, बस यहाँ पर अपन क्या है कि जिस एसेट्स को हमने यूज कर रखा है फ्यूचर में हम यूज करेंगे, तो वहां पर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी डिस्पोजल की, लेकिन जब आप उसको डिस्पोज कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की कॉस्ट भी डालनी पड़ेगी जिसको हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस और डिस्पोजल ऑफ कॉस्ट दोनों इंक्लूड करके आपको अपनी अकाउंटिंग में ये लॉस बुक करना पड़ेगा। इसकी कंडीशन क्या आती है कि आप क्या करोगे, एसेट्स की राइट वैल्यू को राइट डाउन कर दो, एसेट्स वैल्यू राइट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब आपने कोई डिसाइड ही कर लिया है, दूसरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन और न्यू कॉस्ट कि अब आप 35,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो, लेकिन भाई साहब आपने तो यहाँ पे इसको डिस्पोज कर दिया है या डिस्पोजल करने का प्लान कर लिया है, तो आप डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही क्या है। जब आप 1 साल के अंदर बेचने वाले ही हो या इसको बेच ही चुके हो तो फिर डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नो डेप्रिसिएशन। अब फ्यूचर में आप कभी भी डेप्रिसिएशन मत लगाना है इस एसेट्स के ऊपर, उसको डेप्रिसिएशन वहां पे हम कैलकुलेशन नहीं करने देंगे फिर, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर तो हम एसेट्स को फ्यूचर में यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे तो हम यूज करने वाले हैं नहीं, यहाँ पे तो इसको बेचने वाले हैं, और जब बेचने वाले हैं तो डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करना भाई, अंडरस्टैंड। दूसरा, यहाँ पर अपने पास जब होता है रिस्टोरेशन, जो होता है रिस्टोरेशन, वो हमारे को परमिटेड होता है, परमिटेड होता है। यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हो, क्यों, क्योंकि सर इसको अब आज आने वाले कुछ टाइम में बेचना ही तो है, तो बेचना है तो बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है। फ्यूचर में बढ़ा के जो हम एसेट्स को बेचेंगे जितना प्रॉफिट होगा वो तो टैक्स भरने के लिए तैयार भी तो हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस वाला आइटम आ गया है यहाँ पे। कोई हम सेगमेंट बेच रहे हैं किसी का तो हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आ गया, कोई एसेट्स बेच रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग गेन हो जाएगा वहाँ पे जिसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। कोई एसेट्स के ऊपर हम गेन बेचेंगे तो गेन होता है, तो नॉन ऑपरेटिंग गेन होता है, तो उसके ऊपर टैक्स ही तो भर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है रिस्टोरेशन आपको परमिटेड है, आप रिस्टोरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए इम्पेयरमेंट का पहला वाला पॉइंट। हमारे पास टोटल इम्पेयरमेंट कितने करेंगे, 3 इम्पेयरमेंट करेंगे। पहला इम्पेयरमेंट क्या हो गया कि कोई भी ऐसी एसेट जिसकी लाइफ फिक्स होती है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, जितने भी इक्विपमेंट है या जितनी भी आपकी एसेट्स है जिसको आप फिजिकली सब्सटेंस रखते हो और उसकी लाइफ फिक्स होती है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि सर जो एसेट्स है उससे फ्यूचर में कितना पैसा मिल सकता है, जिसको हम अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। आपको कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर वो फ्यूचर में 5 साल बाद भी मिलेगा तो वो आज की वैल्यू कितनी होगी ना, आपको दिया हुआ होगा कि आपके पास अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो इतना होगा। हर साल आपके पास कोई कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर आपको हर साल 5-5 हज़ार का बेनिफिट देगा और 10 साल चलेगा, तो आप बोल सकते हो सर 5 × 10 वो आने वाले 10 साल में मुझे 50,000 का बेनिफिट देगा। तो आपके लिए वो क्या होगा, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो 50,000। उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, आपने कितने में खरीदा और उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। उस कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करिए उस अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो के साथ में। यदि वो पॉजिटिव आ गया तब तो कुछ करना है नहीं आपको, मतलब छोड़ दो।
यदि वो नेगेटिव आ गया तो पक्का इम्पेयरमेंट हो रहा है। अब इम्पेयरमेंट कितने से हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो एसेट हेल्ड फॉर यूज है या एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। दोनों की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में हम सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि जो ये नोट अपने 3 नोट पड़े हैं, इन नोट में डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो रहा है उसमें जब डिस्पोजल होगा तो यहाँ पे जो फ्यूचर में कितना डिस्पोजल कॉस्ट लगने वाली है, कितना हमें वो आइटम हटाने के लिए कॉस्ट लगने वाली है, वो भी आप ऐड करके इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दीजिए, क्योंकि वो तो आने वाले टाइम में लगने वाली ही है, या बेच दिया तो आपके पास लग चुकी है, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दीजिए उसी टाइम। यहाँ देखोगे फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू और लिखा है, यदि आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है मार्केट की तो उसके साथ कंपेयर कर लीजिए कैरिंग वैल्यू के साथ में, जो लॉस आएगा वो आपका लॉस होगा। यदि फेयर वैल्यू नहीं है तो आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो, फिर जो अपन ने अनडिस्काउंटेड का करा था ना उसको आप डिस्काउंटेड कर दो। डिस्काउंटेड का मतलब होता है आप प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर लो, तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लो और उसको कैलकुलेट कर लो कैरिंग वैल्यू के साथ में, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कौन सा, इम्पेयरमेंट लॉस वाला। जब अपने पास एसेट्स हेल्ड फॉर यूज रख रखा है तो 3 चीजें होती है, एसेट्स को राइट डाउन कर दो, जो नई एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करो, और रिस्टोरेशन आपको परमिटेड नहीं होता है कि आपका जब फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो आप वापस नहीं बढ़ा सकते। ये तो होता है एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल यानी आपने वो डिस्पोज करने के लिए रख रखी है तो सेम कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऐड करना है। एसेट्स को राइट डाउन कर दो, अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, और रिस्टोरेशन परमिटेड कि अब आपका यहाँ पे रिस्टोरेशन कर सकते हो, 40,000 रुपये दिखा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप तो उसको बेचने वाले ही हो, तो आप कैसे भी कर लो टैक्स तो भरने वाले ही हो। तो ये होता है हमारा कौन सा, इम्पेयरमेंट फॉर टेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स जिसकी लाइफ फिक्स होती है, राइट। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स, जिसका अमोर्टाइजेशन हो गया और जिसकी कैरिंग वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन उसकी लाइफ क्या है, फिनाइट लाइफ। फिनाइट लाइफ का मतलब क्या होता है, इनकी लाइफ फिक्स होती है, ठीक है। जिनकी लाइफ फिक्स होती है वो हमारा क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे देखेंगे, और जिनकी लाइफ फिक्स नहीं होती है उनको हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे जिनकी लाइफ फिक्स नहीं है वो हमारे लिए इनडेफिनाइट लाइफ होती है। अंडरस्टैंड। फिनाइट लाइफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आ जाओ। फिनाइट लाइफ की मतलब जिसकी लाइफ फिक्स होती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, जितनी भी चीज़ें होती है, क्योंकि ये फिक्स पीरियड के लिए होती है। और इनडेफिनेट लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई भी इनकी फिक्स लाइफ नहीं है, आने वाले टाइम में ये कितने टाइम तक भी चल सकता है, वी डोंट नो। जैसे गुडविल, गुडविल का कोई फिक्स टाइमिंग पीरियड नहीं है कि कितने साल चलने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मैं देखो ये आपको क्या करना है, आप अपना जो रजिस्टर्ड बनाते हो उस रजिस्टर में अच्छे से मेंटेन करके बना लेना कि हमारे पास 3 तरीके की एसेट्स होगी। इस तरफ जो फिक्स एसेट्स होती है टेंजिबल वाली वो हो गई, फिर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स में फिनाइट लाइफ वाली होगी, और फिर इंडेफिनिट लाइफ वाली भी हो गई, वो अलग कैलकुलेशन आप कर सकते हो, या मैं अभी जगह की वजह से इसको नेक्स्ट नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंटेंजिबल एसेट्स, अब कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको वो समझ में आ गया ना तो अब कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहला आ गया फिनाइट लाइफ। कौन सी लाइफ आ गई, फिनाइट लाइफ आ गई हमारे पास, जहां पे इसको बोलते हैं फिनाइट लाइफ। फिनाइट लाइफ के एग्जांपल कौन कौन से हो गए फटाफट बताओ। फिनाइट लाइफ के कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, वो हमारे लिए फिनाइट लाइफ होती है। आ जाओ सर, इसमें क्या करेंगे, सेम आपको क्या करना है, सेम इस तरीके से करना है। सबसे पहले आप स्टेप 1 में जाइए। स्टेप 1 में क्या करोगे, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, इसके साथ में कंपेयर करोगे किसको, कैरिंग वैल्यू के। कैरिंग वैल्यू क्या आ गया, जो हमारे पास आएगी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे लिए 2 तरीके की होगी, दैट इज आर। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक तो पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके की वैल्यू निकल के आएगी, राइट। पॉजिटिव आती है तो सर इम्पेयरमेंट है ही नहीं, कि अपन सब बोलेंगे सर 50,000 रुपये हमारे पास है, कैरिंग वैल्यू हमारे पास कोई भी फिनाइट लाइफ वाली, कौन सी, इंटेंजिबल एसेट्स की, आपने कोई कॉपीराइट ले रखा है
और उससे 50,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, 40,000 रुपये कैरिंग वैल्यू है, 10,000 आपको यहाँ पे प्लस में आ रखा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव, नो इम्पेयरमेंट। सर यहाँ पे हम कोई इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे गलती से 50,000 की जगह 30,000 रुपये आ गए और 40,000 रुपये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो आप बोलोगे सर 10,000 का जो हमारे पास वैल्यू आ गया वो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे इसको इम्पेयरमेंट। ये हमारे लिए क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इम्पेयरमेंट निकल के आ जाएगा। अब इम्पेयरमेंट है वो भी दो तरीके का हो गया। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, जो वो एसेट्स है वो एक तो हो सकती है एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, कि आपने कोई कॉपीराइट है वो आपने आगे फ्यूचर में यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल कर दोगे उस रजिस्ट्रेशन को। आपके पास कोई भी एसेट्स है उसको आप यूज करोगे, या आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये कॉपीराइट तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोज्ड या डिस्पोजल, आप उसको हटाने वाले हो कि नहीं यार ऐसे मेरे को कॉपीराइट वगैरह नहीं चाहिए फ्यूचर में, मैं आज इसको बंद करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपन वहां पे क्या कर रहे थे, एसेट्स को क्या कर रहे थे कि सिर्फ फ्यूचर में फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू नहीं है तो आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, कि आप फ्यूचर कैश फ्लो ले सकते हो, वहां पे आपको इस तरीके से दिया हुआ होगा। लेकिन यहां पर आपको ऑलवेज फेयर वैल्यू ही लेना है, यहां पर आपको ऑलवेज फेयर वैल्यू ही लेना है, उसको कंपेयर करना है किसके साथ में, कैरिंग वैल्यू के साथ में, ऑलवेज फेयर वैल्यू ही लेना है और कैरिंग वैल्यू के साथ में कंपेयर करना है। यदि ये आ गया तो आप बोलोगे सर हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो वहां का और यहाँ का डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस हमारा कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली बात, और यहाँ पर अपन देख रहे थे कि सर यहाँ पे फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को सिर्फ फेयर वैल्यू लेना है। आपको दिया हुआ होगा फ्यूचर का कैश फ्लो, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए नहीं लेना है, सिर्फ फेयर वैल्यू के साथ में कंपेयर करोगे तो अपना क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस निकल के आ जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस निकल के आ जाएगा तो सर वो बातें, तीन बातें अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपकी एसेट्स जो है उसको राइट डाउन करो, एसेट्स को क्या कर दो, राइट डाउन कर दो। तो लिख लो फटाफट कि यहाँ पे हम एसेट्स को राइट डाउन करेंगे, जितनी लॉस हो रहा है उस लॉस को हम बुक कर देंगे। दूसरा हम कह सकते हैं सर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो अब अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लो, आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करोगे कैसे, न्यू कॉस्ट के ऊपर हमारे पास न्यू कॉस्ट आ जाएगी। और तीसरा आ जाएगा रीस्टोरेशन नॉट परमिटेड, हमारे पास यहाँ पे रीस्टोरेशन नॉट परमिटेड, यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करने देगा कि आप वापस इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नॉट। एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल यदि दिया हुआ हो, जिसको आप बेचने का प्लान ही कर चुके हो, तो आप क्या करोगे, तो वही चीज आएगी वापस कि फेयर वैल्यू, इसको कंपेयर करोगे कैरिंग वैल्यू के साथ में, और आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट आपके पास लॉस आ गया, और इम्पेयरमेंट लॉस आने के बाद में आप प्लस कर दो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कि आप फ्यूचर में जो इसको डिस्पोजल करोगे तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, जैसे मान लो कि कोई लाइसेंस है या फ्रेंचाइजी है, आप उसको कैंसिल करते हो, तो फ्रेंचाइजी को हम कैंसिल करते हैं तो बीच में कैंसिल करने के लिए उनको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो गया। ये दोनों मिला के हमारे पास टोटल इम्पेयरमेंट लॉस होगा, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अंडरस्टैंड। तीन बातें कौन कौन सी है सर, तीन बातें, पहली बातें हो गई कि एसेट्स को राइट डाउन करो, एसेट्स को राइट डाउन कर दो, ठीक है सर। अब हम डिस्पोजल ही कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन वहां पर भी कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे, तो नो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेटेड, नो अमोर्टाइजेशन अलाउड लिख दो कि हमें अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना अलाउ नहीं होगा। तीसरी रिस्टोरेशन अपन को यहाँ पे अलाउ होता है, मतलब हम कह सकते हैं परमिटेड होता है, रिस्टोरेशन आप कर सकते हो। दैट इज कोल्ड हमारे लिए कौन सी एसेट्स हो गई है, ये हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, जिसकी लाइफ फिनाइट होती है, जिसकी लाइफ फिक्स होती है, जिसकी लाइफ हमें पता होती है कितने टाइम तक चलने वाली है, वो वाली एसेट्स। सर जिसकी लाइफ इनडिफिनिट लाइफ होती है, जिसकी लाइफ क्या होती है, इनडेफिनिट लाइफ होती है,
जो फ्यूचर में हम कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है कितने टाइम तक चलने वाली है और वो कितने टाइम तक रहेगी, तो हम ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? जब आप तो क्या करोगे, अलग अलग हॉरिजॉन्टल में आप बना के लेना, लेकिन ऐसी लाइफ को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ इंडेफिनाइट लाइफ इज इक्वल टू गुडविल। सर गुडविल का कैसे करेंगे फिर? आप तो बोल रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ में कैरिंग वैल्यू को कंपेयर कर लो, यही कर रहे हो, फेयर मार्केट के साथ में कैरिंग वैल्यू को कंपेयर कर लो। फिर आप बोल रहे हो कि जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला उसके साथ कंपेयर कर लो। लेकिन सर फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टू स्टेप में आप दिखा रहे हो कि अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश वैल्यू। देखो गुडविल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गुडविल के केस में आपको सिर्फ एक स्टेप लगता है, स्टेप 1। कौन सा स्टेप लगाना है? एक स्टेप लगाना है आपको, किसी अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो के साथ में कंपेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके जो एसेट्स, देखो गुडविल यदि हमने सेल्फ जनरेटेड कर रखी है तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, ये तो पता है आपको कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी अकाउंटेड इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि सेल्फ जनरेटेड में तो सर हम कुछ भी अमाउंट बता सकते हैं ना, हमारे 10 करोड़ की वैल्यू है, तो कैसी गुडविल दिखाओगे? या तो आपने कहीं से एक्वायर करी है, या तो आपने किसी एसेट्स को एक्वायर करिए किसी की गुडविल को लेके कि चलो यार ठीक है, मैं ये पूरी की पूरी मैं पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, और उसमें मान लो कि उसकी एसेट्स की टोटल वैल्यू या नेटवर्थ $100 थी, और आपने $120 पे कराया, तो $20 जो एक्स्ट्रा पे कराए, दैट इज योर गुडविल, जो वो गुडविल में आएगी। अब उस गुडविल को आप क्या करोगे? मार्केट से कंपेयर करोगे। यदि आपका गुडविल का फेयर वैल्यू, आप अपनी गुडविल को जाके मार्केट में पूछोगे कि मेरे पास ये जो एसेट्स है इसकी कैरिंग वैल्यू जो मेरे पास आ रखी है, कैरिंग वैल्यू जो आ रखी है वो यहाँ पे $20 आ रही थी। मार्केट में यदि इसकी मान लो कि $30 तक आपको बेनिफिट मिल रहा है, मार्केट में बोल रहे हैं कि आप हमको बिजनेस दे दो, ये हम इसका एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे कि आपने बहुत अच्छी गुडविल बना रखी है, तो आप बोलोगे सर $10 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो $10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप वही चीज़ें वापस लगा लो। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पे 2 स्टेप लागू नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे सर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पॉजिटिव आ रहा है तो आपको नो इम्पेयरमेंट, कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है ना, क्या दिक्कत है? $30 मार्केट में है और $20 कैरिंग वैल्यू है, आप बोलोगे मैं आज बेचने जाऊंगा तो मुझे फायदा ही है सर, क्या दिक्कत है? $10 का फायदा ही तो है। लेकिन मार्केट में इसकी जगह आप उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आप जाते हो कि मार्केट में बोल रहा है 15 दूंगा और $20 आपके, तो आप बोलोगे सर ₹5 मेरे पास नेगेटिव आ रखा है, और जब नेगेटिव आता है तो आपका इम्पेयरमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, और लॉस होते ही इसी को ही बुक करना होता है। फिर आपको कंपेयर नहीं करना है कि हेल्ड फॉर सेल या हेल्ड फॉर यूज, कि आपको यूज करना है या हेल्ड, यहाँ पे एक ही होता है। गुडविल से रिलेटेड जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे एक ही देखना होता है, फेयर वैल्यू से कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे। नेगेटिव आ गया तो जितना आया है उससे बुक कर दो, पॉजिटिव आ गया कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ अपना इम्पेयरमेंट वाला थ्योरी जो था पूरा कैलकुलेशन खत्म होता है। सर अब एक बात बताओ, इसको हम किस तरीके से तैयार करें? तो सीएमए एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इतना हम कहेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बट आपको पूरा पता होना चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, या आप यहाँ पे खुद ही सोच सकते हो कि मान लो कोई एसेट्स है, आपने मान लो कोई कंप्यूटर लिया, ठीक है, एक कंप्यूटर ले लो। फिर एक एसेट्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको ना, इसकी जो प्रैक्टिस करनी है उसके अकॉर्डिंग। पहला कंप्यूटर हो गया, दूसरा कॉपीराइट ले लो, दूसरा कॉपीराइट ले लो, और तीसरा गुडविल ले लो। ठीक है, इस तरीके से लो। फिर यहाँ पे लिखो कि आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 50,000, कंप्यूटर की 50,000, कॉपीराइट की मान लो 20,000, और गुडविल की मान लो यहाँ पे 60,000 या 60,000 कैरिंग वैल्यू आ गई। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो मैं आपको दोनों ही दे देता हूँ यहाँ पे। पहला हो गया आपका यहाँ पर, सपोज करिए पहला हो गया यहाँ पे आपका यहाँ पर 52,000, ठीक है। इसका हो गया हमारे पास 20, इसका हो गया आपके पास 19,000,
और इसका हो गया आपके पास 68,000। ठीक है, दूसरा इसका हम कहेंगे जो एग्जाम्पल है, उसी टाइम आप यहाँ पे कंपेयर कर लो कि भाई पहला तो 52,000 दे रखा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया 48,000, यहाँ पर आ गया हमारे पास 22,000, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 54,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों आपको दोनों एग्जाम्पल के बारे में बता दिया कि आपका अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो क्या होने वाला है। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी फेयर वैल्यू दो तरीके से है। इसकी फेयर वैल्यू दो तरीके से, मैं वापस वो दो तरीका दे रहा हूँ। एक फेयर वैल्यू है इसका 55,000, और दूसरा आ गया इसका फेयर वैल्यू है हमारे पास 43,000। इसका फेयर वैल्यू है हमारे पास 18,000, और इसका फेयर वैल्यू है 23,000। इसका फेयर वैल्यू मार्केट में हमारे पास है 45,000, और इसका फेयर वैल्यू आ गया हमारे पास 65,000 रुपये। ठीक है, 65,000 ये फेयर वैल्यू आ गया। आ जाओ, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ नो फ्यूचर कैश फ्लो पीवी अवेलेबल, कि आपको फ्यूचर कैश फ्लो का कोई परजेंट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। यदि अपने पास कोई भी फ्यूचर का कैश फ्लो का परजेंट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसको आप लेके चलो। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर को लोगे, तो आप कंप्यूटर को लोगे तो कंप्यूटर का सबसे पहले प्लानिंग क्या होगी, सर कंप्यूटर है एक टेंजिबल एसेट्स है जिसकी लाइफ फिक्स होती है। ठीक है, तो लाइफ फिक्स होती है, तो हम सबसे पहले अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो को देखते हैं। अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो पहले वाले पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पे सर 52,000 है। ठीक है, कैरिंग वैल्यू कितनी है सर 50,000 है। माइनस करेंगे 2,000, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नो इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगा, भूल जाओ यहीं पे। तो पहले वाले एग्जाम्पल को भूल जाओ। दूसरा वाला एग्जाम्पल, सर हमारे पास फ्यूचर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो का कितना है 48,000, और कैरिंग वैल्यू कितना है 50,000। 2,000 नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स इंपेयरमेंट तो हो रही है, कितने से हो रही है उसके लिए अपन को दो कंडीशन पता होनी चाहिए स्टेप नंबर 2 में। हेल्ड फॉर सेल है या हेल्ड फॉर यूज्ड है। हेल्ड फॉर यूज कर रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 43,000 हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू है। 43,000 में से हम 50,000 रुपये लेस करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास 7,000 का नुकसान आएगा। एक्चुअल में हमारे पास 7,000 का लॉस बुक होगा। देखो यहाँ पे 2,000 माइनस में आ रहा था, वो सिर्फ स्टेप नंबर 1 में कंपैरिजन के लिए आ रहा था। स्टेप नंबर 1 में कंपैरिजन के लिए आ रहा था। स्टेप नंबर जो एक्चुअल में हम बुक करने वाले हैं वो 7,000 का बुकिंग होगा। ठीक है, 7,000 का होगा, और सेम कैलकुलेशन होगी। तीन बातें ध्यान में रखनी है सर, यदि एसेट्स फॉर यूज कर रखा है तो हम कभी भी हम बोलेंगे कि इसको जो रिस्टोरेशन होता है वो अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हम नई कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे, अब 43,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा हम कहेंगे एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर देंगे 43,000 से। ठीक है, फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है सर ये तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, और कॉपीराइट का एक लाइफ क्या होता है, फिनाइट लाइफ होती है। तो आप बोलोगे सर फिनाइट लाइफ के लिए हम कैलकुलेशन सेम एज इट इज इसकी तरह ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20,000 रुपये है कैरिंग वैल्यू, पहला 19,000 22,000 के साथ में कंपेयर करोगे तो 2,000 का प्रॉफिट प्लस में आएगा, तो आप बोलोगे सर इंपेयरमेंट नहीं हो रही। फिर 19,000 के साथ में कंपेयर करोगे तो बोलोगे सर 1,000 का लॉस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो दो बातें, हेल्ड के लिए और डिस्पोजल के लिए। यदि आपके पास हेल्ड पर है, अवेलेबल फेयर वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है कि सर कॉपीराइट में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू ही यूज करी जाएगी। लेकिन अपने पास तो यहाँ कैश फ्लो अवेलेबल ही नहीं है फ्यूचर का कि हमारे परसेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर अपन को 18,000 लेना है, 18,000 में से हमारा 20,000 लेस करेंगे तो 2,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल है सर, गुडविल क्या होती है, गुडविल एक इनडेफिनिट लाइफ होती है जिसकी कोई लाइफ फिक्स नहीं होती। तो वहाँ पे सिर्फ कंपेरिजन वन स्टेप में होगा कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 45,000 है, और 60,000 कैरिंग वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर 15,000 का नुकसान है, और 15,000 का इंस्टेंटली आप अपना बुक कर दीजिए लॉस। लेकिन आपके पास 65,000 कैरिंग आपके फेयर वैल्यू है, और 60,000 से कंपेयर करते हो 5,000 का पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो कोई इम्पेयरमेंट आपको
बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, गेन वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है इम्पेयरमेंट वाला टॉपिक। ओके।